जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल जो है वो डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। देखिए कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे हम। भूमंडल डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात कर रहे हैं जलमंडल को लेकर। ठीक है, सो जलमंडल को लेकर अगर हम बात करें तो देखिए ये जो 97.2% मतलब होल पृथ्वी पर जितना भी, मान लीजिए होल पृथ्वी पर अगर 100% वाटर है। ठीक है, देखिए पहले जलमंडल की हम बात करें तो जलमंडल में आपको बता दें जलमंडल में क्या क्या शामिल होगा। जलमंडल के अंदर आपके महासागर, नदी, तालाब, ये सारे सोर्सेस जो हैं वो जलमंडल के अंदर शामिल होंगे। और इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें जो वो वाटर जो लिक्विड स्टेज में होगा, लिक्विड होगा। इसके अलावा जो वेपर होगा, जो वाष्प होगा। एंड नेक्स्ट जो सॉलिड होगा जिसे हम बोलते हैं बर्फ। ठीक है, आइस। ठीक है, इस फॉर्म में होगा। ये तीनों के तीनों फॉर्म जो है वो जलमंडल के हिस्से माने जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका लगभग 97.2% जल जो है वो महासागरों के अंदर आपको दिखेगा। इसके अलावा 0.03% जल ही केवल पृथ्वी पर पीने लायक है। इसके अलावा जो आपका ये जो बचा हुआ है 2.77%, ये पूरा का पूरा आपका जो है वो बर्फ के रूप में स्टोर है। ठीक है, किस रूप में स्टोर है? बर्फ के रूप में स्टोर जो है वो है। ठीक है, देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ये हम बता चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो पानी है अंतरिक्ष से अगर पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी का कलर पानी के कारण नीला दिखाई देता है, जिस कारण इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये आपको दिख रहा है, ये देखो पूरा का पूरा जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर है वो पूरा का पूरा पानी है। ठीक, तो आप देखेंगे तो नीला ग्रह कहा जाता है। इस पर लगभग आप देखेंगे तो पृथ्वी के टोटल हिस्से का लगभग 71% हिस्सा जो है वो जल है। और 29% जो हिस्सा है वो आपका स्थल है। ठीक, क्लियर। और इसमें भी अगर आप देखें 71% में, तो ये 71% अगर आप देखें तो 71% का अधिकतम हिस्सा अधिकतम हिस्सा आपको नॉर्थ, सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध में, किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में जो है दिखेगा। और बाकी जो बचा हिस्सा है वो आपको लगभग यहाँ पर आपका 2/3 हिस्सा आपको दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दिखेगा। ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर के अंदर आपको दिखेगा। ठीक है, 29% हिस्सा केवल स्थल है। इसमें स्थल सबसे ज़्यादा स्थल आपको बताया है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थल कम है। इसके अलावा अलावा आपको एक और चीज़ हमने बताई थी कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आपको कितने महाद्वीप दिखेंगे? ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके अलावा अंटार्कटिका पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके अलावा अ, अ, अफ्रीका महाद्वीप का आधा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध में है और आधा हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में है। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है उसका अधिकांश हिस्सा आपको जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में दिखेगा। ठीक, इसके अलावा आगे हम बात करें तो जलमंडल में जल के सभी रूप जो है वो उपस्थित होते हैं। जल के सभी रूप कौन कौन से होते हैं? एक तो वाटर हो गया, एक वेपर हो गया, और एक आपका बर्फ हो गया, आइस हो गया। ठीक है, तो पानी के 3 ही रूप आपको दिखेंगे। इसके अलावा आपका जो पानी है या जो जल है वो कहाँ कहाँ आपको दिखेगा? वो आपको महासागर हो गया, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, हिम नदियाँ हो गई, भूमिगत जल हो गया, वायुमंडल की जलवाष्प हो गई। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो जलमंडल के अंदर इंक्लूड करी जाएंगी। ठीक है, पृथ्वी पर जितना भी टोटल जल पाया जाता है, लगभग पृथ्वी की एरिया का लगभग 71% जो है वो जल पाया जाता है। ठीक है, इस जल का भी अगर हम डिवीज़न करें तो इस जल में लगभग 97%, इसका जो 97% हिस्सा है वो महासागर में दिखेगा आपको। ठीक है, 0.03% जो हिस्सा है वो पीने लायक है। क्लियर।
और इसके अलावा जो 2.77% जो हिस्सा है वो आपका बर्फ है। कैसा है? बर्फ है। ठीक है, क्लियर। महासागर का जो हिस्सा है ये कैसा है? लवणीय है। लवणीय क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आपको जो है वो NaCl दिखेगा, सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक दिखेगी। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम और भी सारे खनिज तत्व जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए ज़रा। मानव के उपयोग में हम महासागर के जल को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, शेष जल का बहुत बड़ा भाग जो है वो बर्फ की परत के रूप में है। दिख रहा होगा आपको, देखो 97% यहाँ चला गया, बचा कितना? 3%। 3% में से 2.77% जो है वो हिस्सा सिर्फ बर्फ है पानी का, और 0.03% हिस्सा जो है वो सिर्फ पीने लायक है। ठीक, तो इतना हिस्सा आपका जो है वो जल के रूप में आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? बर्फ की चादरों और हिम नदियों एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक, जल का बहुत कम भाग जो है वो अलवण है, मतलब जिसमें NaCl आपको देखने के लिए नहीं मिलता। ऐसा हिस्सा जिसमें जो अलवण है उसका हिस्सा अगर हम बात करें तो कितना बताया हमने? 0.03% जो हिस्सा है वो आपका पीने लायक है या अलवणीय जो है वो जल है। ठीक है, जो मनुष्य इसका इस्तेमाल कर सकता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी जो है वो महसूस करते हैं। मतलब पृथ्वी पर पानी सबसे ज़्यादा पानी है, लगभग टोटल पृथ्वी की टोटल एरिया का लगभग 71% हिस्सा जो है वो पानी है। लेकिन अगर हम इसका भी डिवीजन करें तो इसका लगभग 97% जो हिस्सा है वो ओशन में है। ठीक है, महासागर में है। 0 और बचा 2.77% जो हिस्सा है वो आपका बर्फ है, सॉलिड है, हिम चादर के रूप में है। बचा कितना? 0.03%। ये वाला जो हिस्सा है साथियों, ये हिस्सा आपको कहाँ दिखेगा? ये हिस्सा आपका पीने लायक है। ठीक है, महासागर की हम बात करें तो महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है। ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये आपको पता है। ठीक है, महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। इसमें तरंगें उठती हैं, ज्वार भाटा उठता है, महासागरीय धाराएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, क्लियर। तो ये महासागरीय जल की तीन प्रमुख गतियां हैं। ठीक है, कौन सी? तरंगें, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। ठीक है, ज्वार भाटा होता क्या है? ज्वार भाटा प्रमुखता ये जो है वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का परिणाम है। तो ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्वार भाटा किसकी आकर्षण शक्ति के कारण आता है? तो ये आता है चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। ठीक है, आगे देखिए जरा। देखिए, बड़े से छोटे आकार के आधार पर अगर हम महासागर देखें तो इनकी टोटल संख्या कितनी है? 5 है। जैसे कि सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ये आप याद रखेंगे। प्रशांत महासागर कैसा है? सबसे बड़ा महासागर। ठीक है, इसके अलावा फिर है अटलांटिक महासागर, फिर है हिंद महासागर जो कि भारत के दक्षिण में आपको दिख जाएगा, दक्षिणी महासागर, और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये है सबसे छोटा। ठीक, क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए जरा। आगे देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ये हम बता चुके हैं। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो कि मेरियाना गर्त है, और इसकी जो गहराई है, इसकी मेरियाना गर्त की जो गहराई है वो कितनी बताई थी? 11,022 मीटर। ठीक है, इतनी गहराई जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए ज़रा। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, और ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका, इन चारों इसके चारों ओर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखिए मैप पे आ जाते हैं हम। मैप में देखिए, मैप में ये साइड आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर इस टाइप से ये पूरा आपको जो है चारों तरफ दिखाई देगा। अगर 3D होता तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। ठीक है, काफ़ी बड़ा महाद्वीप है, सॉरी काफ़ी बड़ा महासागर है।
ठीक है, लगभग टोटल एरिया का 1/3 जो है वो यही कंजप्ट कर लेता है। क्लियर। महासागर, प्रशांत महासागर आपको दिखा दिया। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार की तरह ये जो है वो दिखता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं जो है वो अफ्रीका आपको दिखेंगे। किसके किनारे पर? अटलांटिक महासागर के किनारे पर। ठीक है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक तंदुरित है, यह अनियमित है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, क्लियर। और ये जो है वो अटलांटिक महासागर की जो रेखा है वो प्राकृतिक पोताश्रय, मतलब आपके बोल सकते हैं बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह और पत्तन के लिए आदर्श स्थिति जो है वो मानी जाती है। इसके अलावा व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त जो महासागर है वो आपका अटलांटिक महासागर है। तो ये पॉइंट आप जरूर लिखेंगे, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर। ठीक। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर, इसका नाम किसी देश के नाम पर है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं भारत के नाम पर है। भारत को हम हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान से आपका जो है वो हिंद महासागर का नाम रखा गया है। ठीक है। इसकी अगर स्थिति देखें तो लगभग त्रिभुजाकार इसकी स्थिति है, जरा देख लीजिए। ये रहा आपका मैप, ये रहा मैप और ये रहा आपका हिंद महासागर। तो देखिए ये हिंद महासागर ऐसे करके फैला हुआ है। ठीक है, ये ऐसा करके ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो हिंद महासागर का है और प्रशांत महासागर ऐसे पीछे साइड से घूम के आ जाता है। ठीक है, तो हिंद महासागर लगभग जो है वो ट्राइंगल के शेप का है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंद महासागर जो है वो कैसा है, लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक, सो इसको आप नोट बनाकर लिख लेंगे। ठीक है। इसके उत्तर में एशिया है, ऊपर की तरफ आपको एशिया दिखिएगा। देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, ये रहा। ये देखिए ऊपर उत्तर होता है तो ऊपर एशिया महाद्वीप दिख रहा है। दक्षिण में आपको अटलांटिक अंटार्कटिका महाद्वीप दिखेगा। पूरब में आपको, हालांकि पूरब में कोई कंट्री नहीं है, लेकिन पूरब में आप ऑस्ट्रेलिया को रख सकते हैं और सॉरी पश्चिम में आप ऑस्ट्रेलिया रख सकते हैं और पूरब में आप अफ्रीका को जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया। तो उम्मीद है मैप आप धीरे धीरे समझते जा रहे हैं। देखो ये बता दिया, पश्चिम में अफ्रीका है, पूरब में ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो है वो फैला हुआ है। ठीक है। आर्कटिक महासागर की बात करें अगर हम, तो आर्कटिक महासागर, ये तो सबसे पहली बात तो आपको पता है सबसे छोटा महासागर है और उत्तरी ध्रुव व्रत में जो है वो स्थित है। ठीक है। आर्कटिक महासागर आप देखना चाहें तो बिल्कुल आपको यूरोप के सबसे ऊपर दिखाई देगा। देखिए जरा, देखो ये दिख रहा है, ये यूरोप है। यूरोप के जस्ट ऊपर आपको आर्कटिक महासागर जो है वो दिख रहा है, तो यूरोप के जस्ट उत्तर में है। ठीक है, तो एक बार आप एटलस सामने रख के जो है वो इस वाले चैप्टर को थोड़ा सा पढ़िएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए हो गया कि ये उत्तर ध्रुव में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जो है वो जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से हम जानते हैं। तो बेरिंग जल संधि आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, किस किस के बीच में है, तो ये प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में है। ठीक है, क्लियर। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये रहा कि ये उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है। नेक्स्ट, ये जो है वो उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। थर्ड, ये जो है वो बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है, मतलब बेरिंग जल संधि जो है वो किसके इसके बीच में है, आर्कटिक महासागर और व प्रशांत महासागर। ठीक है, इनके बीच में है, ये दोनों इससे जुड़ जाते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा जलमंडल हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम अब बात कर लेते हैं वायुमंडल को लेकर। देखिए वायुमंडल जो है वो क्या है, वायुमंडल एक बोल सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर गैसों का घेरा। ठीक है, पृथ्वी
के चारों ओर गैसों का घेरा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका वायुमंडल कहलाएगा। यहाँ पर आप जो गैसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? गैसेस की बात कर रहे हैं। इस गैसेस में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर CO2 है। ठीक है, इसके अलावा अदर गैसेस हैं। अब इनका जो परसेंटेज है वो आपको बताना है कि कौन सी गैस कितने मात्रा में जो है वो वायुमंडल में मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो वायुमंडल की काफ़ी सारी लेयर्स हैं। ठीक है, वायुमंडल की क्या है? काफ़ी सारी लेयर्स हैं जो कि क्या काम करती हैं, जो कि आपको जो है वो सूरज से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उनसे उनको जो है वो पृथ्वी तक नहीं आने देती है। ठीक है, हानिकारक किरणों से जो है वो उनको बचा लेती हैं। क्लियर? क्या बताया हमने कि वायुमंडल की काफ़ी वायुमंडल जो में जो है वो काफ़ी सारी लेयर्स हैं जिनको हम आगे देख रहे हैं। और वायुमंडल का मेन काम क्या होता है कि वायुमंडल जो है वो दो ना क्या करता है कि मीडिएटर का काम करता है कि ऊपर की तरफ जो सूरज होगा या अंतरिक्ष होगा और नीचे की तरफ हमारी पृथ्वी होगी। ठीक है, तो नीचे की साइड आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा रेडोन, जेनोन, आर्गन, काफ़ी सारी गैसेस आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके ऊपर जो आपको सूरज दिखेगा तो ये क्या करती है, आपका जो वायुमंडल क्या करता है, वो वायुमंडल सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को जो है वो पृथ्वी तक नहीं आने देता है। ठीक, क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करें तो वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में हम बांट सकते हैं। 5 परतें कौन कौन सी हैं? नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जाएं, नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपको ना दिख रहे होंगे। क्या दिख रहा है? सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर असमताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आपको दिख रहा है आयन मंडल, फिर आपको दिख रहा है बहिर्मंडल। तो आपको टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी दिख रही हैं? टोटल 5 नंबर ऑफ लेयर्स जो है वो दिख रही हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, सो इस प्रकार से वायुमंडल की 5 परतें जो है वो दिखेंगी आपको। ठीक है, इन 5 परतों के बारे में ज़्यादा हम थोड़ा सा नीचे की साइड हम बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। देखिए, वायुमंडल में मेनली आपको ऑक्सीजन दिखिएगा, नाइट्रोजन दिखिएगा। ठीक है, वायुमंडल मुख्यतः आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब सबसे ज़्यादा जो गैसें हैं जिनका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, वेटेज है, कौन सी? आपकी ऑक्सीजन है और आपकी नाइट्रोजन। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो जो कि साफ तथा शुष्क हवा का लगभग 99% भाग है। आयतन के अनुसार अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का लगभग 78% आपको दिखेगा और ऑक्सीजन आपको 21% दिखेंगी। बाकी बचा 1%, तो 1% में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, रेडोन, जेनोन, ये सारी गैसेस आपको दिखेंगी। इसमें भी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंट है वो 0.03% है। ठीक है, क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक अविक्रियाशील गैस है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, ऑक्सीजन क्या है? अभिक्रियाशील गैस है। ठीक, इसकी अनुपस्थिति में आप ना तो गैस चला सकते हैं, ना आग जला सकते हैं, ना आप मनुष्य जो है वो जीवित रह सकता है, क्योंकि ये जो है वो मनुष्य के जीवन के लिए प्रमुख रूप से जो है वो उत्तरदायी है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन जो है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में आपको देखने के लिए जो है वो मिलेगी, लेकिन ये पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, सो पौधों की वृद्धि के लिए तो नाइट्रोजन भी आवश्यक हो गया, ऑक्सीजन भी आवश्यक हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक हो गया। लेकिन क्या होता है कि पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज करते हैं। मानव जो है जैसे इसका अपोजिट करता है। मानव जो है वो O2 को जो है वो इनहेल करता है, ग्रहण करता है, जबकि CO2 को जो है वो रिलीज करता है, बाहर निकालता है। ठीक है,
ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसी जैसी हाइट बढ़ती जाएगी वायुमंडल की जो घनत्व जो है वो डाउन होता जाएगा या कम होता जाएगा। घनत्व जो है वो समुद्री तल पर सबसे अधिक होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे घनत्व जो है वो तेजी से जो है वो घटता चला जाएगा। ठीक है। आप जानते हैं कि पहाड़ों और पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर भी जो है वो साथ लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दबाव आपको देखने के लिए मिलेगा, कुछ क्षेत्रों में कम, अकॉर्डिंग टू हाइट। ठीक है, जैसी हाइट होगी, जैसी ज़्यादा हाइट पे जाएंगे आप, जैसे कि उत्तरी ध्रुव की ओर आप बढ़ते जाएंगे तो आपको जो है वो उतनी ज़्यादा परेशानी, ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे कमी महसूस होती जाएगी। ठीक है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ये जो है वो हवा जो है वो प्रवाहित होती है। गतिशील वायु को हम जो है वो पवन कहते हैं। ठीक है। ये देखिए ज़रा, ये आपको ये जो पेड़, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये पूरा का पूरा स्थल मंडल है। ये हिस्सा हो गया वो जलमंडल हो गया। ये जो आपको बादल नज़र आ रहे हैं, ये बादल वाला जो हिस्सा है वो आपको वायुमंडल दिखेगा। ठीक है। वायुमंडल में टोटल लेयर्स कितनी होती बताई हैं? 5 लेयर्स होती हैं। इनको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आने वाले सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। ये बहिर्मंडल क्या है, सॉरी, क्षोभ मंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, मध्य मंडल क्या है, आयन मंडल क्या है, और बहिर्मंडल क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम आगे आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक साथ सारी चीज़ें नहीं जानना है। लास्ट हम बात करते हैं जीव मंडल की। जीव मंडल के अंदर तो आप देखें तो जीव मंडल के अंदर तो आपको हवा पानी सब कुछ देखने के लिए मिलेगा, सब कुछ पढ़ना होता है। तो जीव मंडल स्थल जल और हवा, इन तीनों से मिलकर जो है वो बना होता है। इन तीनों के बीच का एक सीमित भाग, एक सीमित भाग जहाँ पर आप जीवन की गणना कर सकते हैं या जीवन जी सकते हैं, उस हिस्से को हम जीव मंडल कहते हैं। यहाँ पर आपको जीवों की काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटीज या प्रजातियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, जैसे कि जो कि सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हैं। ठीक है। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु विज्ञान एवं पादप पादप जगत में विभिन्न पादप जगत में जो है वो हम विभक्त जो है वो कर देते हैं। ठीक है। तो जंतु जगत के अंदर अगर आप बात करें तो इसके अंदर हमारे स्तनधारी आएंगे, या बोल सकते हैं सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, ये सब जंतु जगत में आएंगे, जबकि पेड़ पौधे जो है वो पादप जगत के हिस्से माने जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें तो पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल कौन कौन से? एक हो गया जलमंडल, एक हो गया आपका भूमंडल, और एक हो गया आपका वायुमंडल। ठीक। ये तीनों के तीनों आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होगा, और आप देखेंगे तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप की स्थिति हो गई, लैंडस्लाइडिंग की स्थिति हो गई, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ऐसे ऐसी इसी प्रकार से आपको सुनामी भी देखने के लिए मिलेगा। सुनामी आपको जो है वो महासागर या आप बोल सकते हैं वाटर के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा झीलों और नदियों को दूषित पदार्थों को प्रवाहित करने से उनका जो है वो जो है वो पानी पीने लायक या इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाता है। और ये जो जल है वो दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ जो है वो वायु प्रदूषण करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में जितनी ज़्यादा वृद्धि होगी उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन जो है वो उत्पन्न होगी, या बोल सकते हैं आप भूमंडलीय तापन की स्थिति जो है वो बढ़ेगी। ठीक है। इसीलिए अगर आप देखें तो भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच प्राकृतिक रूप से संतुलन बनाए रखें। अगर ये संतुलन बना रहेगा तो पृथ्वी पर संसाधन जो है वो सही तरीके से यूज कर पाएंगे, और संसाधनों को इसको अगर संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के जो जितने भी संसाधन हैं उनका भी संतुलित उपयोग हमको करना होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा।
कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उसको हम रिजॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।